स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। आज हम बात करेंगे STSE के मैथ सॉल्यूशन की, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन की क्या क्या ट्रिक्स हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी x + y हो गया 12। अब ये कह रहा है कि संख्या में से 18 घटा दें तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे कि इसका पहला ऑप्शन है कितना, 75। तो आप देख रहे हो 7 और 5 12, यानी अंकों का योग 12 है, तो ये फिट है। अब इसमें से 18 घटा दें तो 75 में से जब आप 18 को माइनस करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 75 में से 18 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, और यहाँ आपका रह जाएगा कितना, ये 6 - 5, यानी आपका हो गया 57। तो आप देख रहे हो यहाँ 75 था तो इसका 57 हो गया, यानी क्रम बदल गया। तो इस तरह ये दोनों शर्तों को कौन सा ऑप्शन पूरा कर रहा है, 75। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 75। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर 57 था, तो इसमें से अगर मैं 18 घटाता हूँ तो आप देख रहे हो कि मुझे 75 नहीं मिलेगी। क्लियर। इस तरह से ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इसका तो अंकों का योग ही 12 नहीं हो रहा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो 84 है, तो 84 के अंकों का योग तो 12 हो रहा है, लेकिन अगर 84 में से मैं 18 घटाऊं तो आप देख रहे हो 48 नहीं आएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक ज्योमेट्री का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। इसमें स्टूडेंट्स ये AB और EF देख रहे हो, ये पैरेलल दी हुई है, समांतर। आपको इसमें ये x की वैल्यू लानी है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं इस तरह से ये आपका एक लाइन खींच लूँ, तो आप देख रहे हो ये चीज़ और यहाँ पर ये चीज़ कैसी हो जाएगी, अल्टरनेटिव, एकांतर। तो ये 141 है, तो ये भी क्या होगा, 141 डिग्री। ऐसे ही स्टूडेंट ये चीज़ जो 125 है और ये एंगल, ये भी अल्टरनेटिव यानी एकांतर हो जाएंगे, तो ये भी 125 होगा। अब आप ये देखोगे इन तीनों का टोटल कितना होगा, 360। तो इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है, 125, 141 और x। तो इन तीनों का टोटल हो गया 360। तो यहाँ आपका हो जाएगा 6, 6 और ये 2, 266 + x = 360। और अब यहाँ इसको हम कर देंगे -266 को। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो 10 - 6 हो गया 4, यहाँ 5, 15 - 6 हो गया 9। तो आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 94 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 105 डिग्री है। ये देखिए, बहिष्कोण को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, यानी इसकी बात कर रहा है 105। और ये कह रहा है दोनों अंतराभिमुख कोण बराबर है। अंतराभिमुख कोण का मतलब इस तरह इंटीरियर एंगल, ये बराबर है, तो इन दोनों को x ले सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों का जो टोटल होता है वो स्टूडेंट्स ये इसके बराबर रहता है, बहिष्कोण के। तो 2x = ये 105। अब यहाँ 2 का भाग देंगे तो आपको पता है ये हो गया 52 सही 1/2 डिग्री। क्लियर। ये आपका ऑप्शन आ गया, सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 1.5 है। तो ये कह रहा है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्न नहीं हो सकती। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो मान लो अगर मैं 3.6 लेता हूँ, तो 3.6 और 1.5 का टोटल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका 5.1 हो जाता। आप देख रहे हो 5.1 क्या है, इन दोनों से बड़ा है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन वो कह रहा कौन सी नहीं हो सकती। 4.1 देखते हैं। तो यहाँ 1.5 को अगर मैं 4.1 में ऐड कर रहा हूँ तो ये स्टूडेंट्स हो रहा है 5.6। ये भी 5 से ज़्यादा है, तो ये भी हो सकती है। तीसरी है 3.8। तो ये तो आपको पता ही है, जब 3.6 ही जब हो गई थी क्लियर, तो 3.8 तो हो ही जाएगी। कैसे, 3.8 और ये 1.5 को अगर हम ऐड करें तो 5.3 हो रही, ये भी 5 से बड़ी है, यानी ये तीनों तो पॉसिबल हैं।
लेकिन जब आप देख रहे हो 3.4 को अगर मैं 1.5 में ऐड करूं तो ये स्टूडेंट्स आपका 4.9 होगा। अब 4.95 से कम है, तो ये हमेशा ध्यान रहे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कि वो कह रहा था इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। तो कौन नहीं हो सकती? 3.4 सेमी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। क्लियर? ABCD। अब ये कह रहा है एंगल BOC 90 है। देखिए BOC कहाँ बनेगा? ये आपका डायगोनल हो गया, ये O है, तो एंगल BOC का मतलब है ये हो गया आपका 90। क्लियर? ध्यान दें। अब ये कह रहा है एंगल BDC 50 है। BDC ये आपका 50 है। क्लियर? ये 50 है। तो एंगल OAB पूछ रहा है, OAB ये चीज़ पूछी है। देखिए आपको पता है ये 90 है, तो ये पूरी लाइन 180 होती है, तो ये भी क्या हुआ? 90 हुआ। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो 90 और 50 क्या हुआ? 140। यानी ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये हुआ आपका यहाँ पर 40। अब ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा? अल्टरनेटिव, एकांतर। तो जब ये 40 है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल भी क्या होगा? 40 ही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 40 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देख, अगला है किसी एक समतल भूमि पर दो खंभे 7 और 12 मीटर खड़े हैं। देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर 7 और ये हो गया आपका 12, 7 और 12। उनके बीच में कह रहा 12 मीटर की दूरी है। ये दूरी कितनी हो गई? 12। तो ये कह रहा उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? ये दूरी पूछी है। अब आपको पता है स्टूडेंट कि अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और आप जानते हो 12 में से 7 गया, ये ऊपर बची 5। और पाइथागोरस से अगर हम निकालें तो पाइथागोरस से आप जानते हो कि यहाँ पर जो कर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इंग्लिश में कहें तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का कितना हो गया? 13। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 13। आंसर आ गया 13 मीटर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं दे रखी 7 और 8 और मैदान का परिमाप दे रखा है 24। अब जानते हैं कि अपन परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर एक भुजा तो क्या हुई? 7, एक भुजा हुई 8, तो 7 और 8 हुआ 15। तो 24 में से 15 घटाओगे तो तीसरी भुजा हो जाएगी 9। तो ABC आ गए। अब कह रहा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्टूडेंट पहले S निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो A + B + C/2 होता है। तो 7 और 8 15 और 9 24 का आधा 12 हो गया। अब यहाँ लगाते हैं डेल्टा, ये हीरोन फॉर्मूला होता है। इसके लिए S, S - A, S - B, S - C लगाते हैं। तो यहाँ आपका हो जाता है S कितना है? 12, और ये 12 में से 7 गया आपका 5, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 9 गया 3। तो देखते हैं अब सिचुएशन क्या रहेगी यहाँ पर। देखिए अब आप जानते हो ये आपका, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे सिचुएशन है। 12 चौके 48, 48 का 3 में 144। अब 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये तो बाहर चला जाएगा। अब 5 का रूट नहीं हो रहा तो 5 अंदर रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 12√5। क्लियर? सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सेक थीटा इक्वल 13/12। आप जानते हो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ये पूछ रहा 10। तो देखिए यहाँ 13 तो हो गया कर्ण और आधार हो गया 12। अब आपको पहले 10 के लिए चाहिए लंब। तो लंब यानी L का फॉर्मूला होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पर? 13, 13 का स्क्वायर हो गया 169, आधार 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 169 में से 144 जाएगा बचे 25, 25 का 5 हो गया।
अब यहाँ इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो देखते हैं ये सिचुएशन क्या होगी। तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब देखो टेन का सूत्र आप जानते हो, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना आया 5, तो आधार कितना था 12, तो टेन हो गया 5/12। अब ये वैल्यू यहाँ जमा दो, तो ये देखिए 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या निकालिए 5/12, 1 प्लस 5/12। तो यह 12 एकम 12 में से 5 गया 7, और 12 एकम 12 और 5 हो गया 17। क्लियर, 12 एलसीएम में कट जाएगा। ये यहाँ भी मैंने देखो ये कैलकुलेशन की हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका 7/17 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 3π/4 का मान साष्टिक पद्धति में क्या होगा। देखिए साष्टिक पद्धति का मतलब सेक्सागेसिमल सिस्टम है, इसको स्टूडेंट डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर, 3π/4 निकालना है तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें है कुछ नहीं। देखिए पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 45 आएगा, 45 का 3 में हो जाएगा 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्यक क्या है। माध्यक को स्टूडेंट मीडियन कहते हैं, ME से डिनोट करते हैं। देखिए होता क्या है कि इसमें जो भी आंकड़े दिए हैं, डेटा दिए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आप देख सकते हो इनका क्रम क्या बनेगा, 7, 10, 12, 15, 20 और ये 15 के बाद क्या आ रहा है 18 और 20 और 22। क्लियर, ये है। अब यहाँ आप देख सकते हो मिडिल टर्म कौन है 15, बीच में कौन आ रहा है 15। बस यही होती है स्टूडेंट माध्यक, इसे ME कहते हैं। तो ये आपका आंसर देखो कहाँ है 15, ये रहा। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। इससे पहले वाले में ऑप्शन कौन सा था 135 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण इसका विविक्तिकर क्या होगा। विविक्तिकर को आप जानते हो विवेचक भी कहते हैं, स्पेलिंग होती है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को D से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला B² - 4AC होता है। तो B कितना है 10। देखिए यहाँ पर ABC इसमें से निकालते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है 3√3, ये तो A हो गया, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 10, ये B हो गया, और C हो गया आपका √3, ये हो गया आपका ABC। तो चलिए B², तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 4 इंटू A की वैल्यू 3√3 और C हो गया आपका √3। 100 माइनस, अब देखिए 4 का 3 से हो गया 12, और √3 का √3 से इंटू करेंगे तो 3 हो गया। तो 100 माइनस 12 का 3 में हो गया 36, 100 में से 36 जाएगा 64। 64 ऑप्शन कहाँ है, ये रहा 64 आपका। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये और ये अनंत हल होंगे। अनंत का मतलब होता है स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ट्रिक होती है A1/A2 = B1/B2। अब A1 क्या है, x के साथ है 3, A2 यानी यहाँ x के साथ k, B1 यहाँ y के साथ -2 और यहाँ y के साथ 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 के इक्वल 5 का 3 में 15 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी -15/2। ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, इनमें क्या है पहले A लेते हैं, तो A क्या है 3, D लेते हैं तो 15 में से 3 गया 12। इसमें जो लास्ट टर्म होता है उसे L मान लेते हैं, L, और फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर L = A + n - 1 × D। क्लियर, ये इसमें फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ देखिए है क्या, L की वैल्यू क्या है 639, A आपका 3 है, n निकालनी है, D आपका हो गया 12। 3 इधर माइनस होगा 636 हो जाएगा, n - 1 × 12 हो गया। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू हो गई 54। ये आपका हो गया 54।
आगे देखते हैं, थीटा 45 है तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा की जगह क्या है 45 अपॉन साइन 2 इंटू थीटा की जगह 45। तो यहाँ देखते हैं 1 माइनस कोस 45 दूनी हो गया 90 बटे साइन ये भी 45 दूनी हो गया 90। तो 1 माइनस कोस 90 का मान हो गया 0, साइन 90 का मान होता है स्टूडेंट्स 1। तो 1 अपॉन 1 निकालोगे तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ये रहा आपका 2, 1 हो गया। नेक्स्ट है एक ये हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए सिस्टम क्या है, ये है पहाड़ी, ये क्लियर, और इसका यह है ढलान, और ये आपका 60 डिग्री का बना रहा है कोण, और शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। ये तो 500 मीटर चलने का मतलब ये डिस्टेंस आपकी 500 मीटर हो गई। अगर मैं इसको ट्रायंगल ABC ले लूँ तो ये कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का मतलब हाइट पूछी है। अब देखो ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं साइन में, तो साइन थीटा यानी साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण h बटे 500 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 h बटे 500, ये क्रॉस गुणा कर देंगे आप, तो ये आपका हो रहा है स्टूडेंट 2h इक्वल 500 √3, 2 से आप इसे काटोगे तो ये h इक्वल हो जाएगा आपका 250 √3। ये ऑप्शन देख लो 250 √3, ये रहा सेकंड ऑप्शन, क्लियर। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु है। देखते हैं समान दूरी वाला बिंदु कौन सा होगा भाई इन चारों में। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला काम आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ देखिए पोजीशन क्या रहने वाली है, जैसे कि इस पॉइंट से चलिए मैं तीनों की निकाल के आपको बताता हूँ। जैसे 1, 2 है, क्लियर। चलो इसका चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालो 1, 2 की किससे 0 0 से, क्लियर। तो देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट आपकी यहाँ पर 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपकी √5 हो गई, √5 ये हो गई D1। अब D2 निकालेंगे, D2 का मतलब इसकी और इसकी डिस्टेंस। तो D2 देखना ध्यान से, 1 में से 2 जाएगा क्या रहेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी √5। अब तक आप देख रहे हो दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो तीसरी भी निकालनी पड़ेगी, D3 निकाल रहे हैं D3। तो D3 देखिए क्या है कि यहाँ पर 1 में से, अब ये इसकी 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 में से 2 जाएगा तो ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 + 0 क्या रहेगा 1 रहेगा। और ये इस तरह हमने देखा कि ये दो समान है, ये नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही करके आप सारे चेक करेंगे। चलिए अब मैं चौथे ऑप्शन पर ले चलता हूँ। यहाँ मैंने देखिए एक और भी इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। 4 में चलिए एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 का पॉइंट क्या 1, 1, इससे हम इन तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे D1। तो चलिए 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो गया √2। D2 निकाल रहे हैं, D2 यानी अब 1, 1 और 2 0 की डिस्टेंस। तो 1 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 0 गया 1, तो ये भी √2 हो गया आपका। अब D3 देख लो भाई, D3 क्या है 1 में से 0 गया 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 में से 2 गया 1 का 1। आप देख रहे हो इस बार D1 D2 D3 तीनों इक्वल आई हैं, यही अपने को चाहिए था। तो कौन सा आंसर है 4th आंसर है। इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेमी लंबी जीवा खींची गई। देखिए जैसे कि ये है आपकी कोई जीवा, इसकी लेंथ है 24, और ये है इसका सेंटर, और ये रेडियस हो गई 13।
अपन जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी इसको बाइसेक्ट करता है। तो आपकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 12 रहेगी। अब ये 12 है, ये 13, तो आप जानते हो पाइथागोरस से अगर ये लंब का मान हम निकालें तो 100% 5 आने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आगे एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा 484। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 484 किसका वर्ग है? 22 का। तो यानी भुजा तो हो गई 22। क्लियर। अब ये कह रहा वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के। देखिए भुजा कितनी है? 22। तो जो वर्ग का परिमाप होगा स्टूडेंट, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 22 चौके 88 हो गया। अब ये कह रहा वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। चलिए इससे हमको r का मान मिल जाएगा रेडियस का। तो पाई हो गई 22/7 इंटू r इक्वल 88। 22 दूनी 44 से 88 दो बार ये क्रॉस गुणा करेंगे, r आपका 14 हो गया। लेकिन r तो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल। यानी देखिए एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r अभी निकाली 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 का 14 में करेंगे, ये हो गया 616। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो ये फर्स्ट 616। अगला देखते हैं। एक बेलन का आयतन 30 पाई दिया है, क्षेत्रफल 6 पाई है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान है, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आयतन बटे क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम बटे एरिया। तो आप जानते हो वॉल्यूम कितना है? 30 पाई और क्षेत्रफल है 6 पाई। तो पाई से पाई कटेगी, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 5 आ गया ये आपका इस तरह से। अगला क्या कह रहा है? किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। देखिए बहुलक सीधी बात है जो सबसे ज्यादा बार आता है, यानी सबसे ज्यादा बार वो आएगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो सर्वाधिक बारंबारता वाले मूल्य को ही क्या कहते हैं? बहुलक। इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं स्टूडेंट। तो इंग्लिश में कैसे आप डिफाइन करोगे? वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जितनी बार जो चीज आती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो इस तरह से पूरी पिक्चर है। तो ये था आपका STSC यानी राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का मैथ का पेपर सॉल्यूशन। इसमें मैंने पूरे 20 क्वेश्चन जो आए थे उसके पूरे शॉर्ट ट्रिक से आपको यहाँ डिस्क्राइब तरीके से करवाए हैं। तो ऐसे नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और आगे इसी सीरीज में और भी NTSC और STSC से रिलेटेड पेपर सॉल्यूशन आएंगे। तो आप कंटिन्यू इनको देखते रहें जिससे कि आपको सारी ट्रिक्स क्लियर हो जाएं। और ये स्टूडेंट्स वीडियो सभी कंपटीशंस के लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि जनरल मैथ 10th लेवल की मैथ हर कंपटीशन में आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।